नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी कराते हैं अनअकैडमी के थ्रू। ठीक है। और इस चैनल पे हम लोग 1 बजे से शुरुआत हो गई थी हमारी 1 PM से पॉलिटी। हम लोग इसमें पॉलिटी पढ़ रहे थे, लेकिन तभी यूट्यूब की लाइव क्लासेज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गई थी और अभी भी वो बंद ही हैं। तो काफ़ी दिन हो गए तकरीबन, तो ये क्लास नुकसान ना हो बच्चों का, इसलिए रिकॉर्डेड प्रीमियर वीडियो आज से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। फिर कि जो टॉपिक हो गए थे उसके बाद से तो आप लोग इसको कंटिन्यू करें, पढ़ते रहें। इसके अलावा जो भी डाउट होगा, जो भी समस्याएं होंगी, आप लोगों के कुछ प्रश्न जरूर होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रीमियर वीडियो होगा। तो आप लोग मेरे अनअकैडमी के का जो टेलीग्राम चैनल है, जैसे आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अनअकैडमी स्वदीप कुमार, मेरा नाम है स्वदीप, अनअकैडमी स्वदीप कुमार सर्च करेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और उस लिंक पे आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मैसेज के माध्यम से आप मुझसे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था, अभी ज़्यादा नहीं हुआ था। अभी एक टॉपिक हमने इसमें पढ़ा था। पहला जो शुरुआत था, मैंने आप लोगों को बताया था भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या रही हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। और भारतीय संविधान का स्रोत, कि हमारे भारतीय संविधान का स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। और एक टॉपिक हुआ था प्रस्तावना। ठीक है। अभी इतनी ही चीजें हमने पढ़ी हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें संघ और राज्य के बारे में। भारतीय संविधान का टॉपिक है संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरुआती टॉपिक है, जो लोग इस क्लास में रेगुलर रहे तो उनको पता है। अभी भारतीय संविधान के बारे में बताया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा, कैसे क्या है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या है उसके स्रोत, क्या भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी स्रोत वाले क्लास में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना पढ़ा। प्रस्तावना के बाद अब आज हम लोग पढ़ेंगे संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान से करके एक एक देखिए। अभी देखते हैं कि यूट्यूब पे लाइव कब शुरू होता है। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो जब सॉर्ट आउट होगा तो चलेगा ही, लेकिन तब तक आप लोग का समय नुकसान ना हो, क्लासेज नुकसान ना हो। बहुत से बच्चे कह रहे थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि सर कब से शुरू होगा। तो अभी हम लोग जैसे करंट का रिकॉर्डेड वीडियो प्रीमियर होता है रोजाना सुबह 10:30 बजे से, वैसे ही अब आज से 1 बजे से रोजाना ये शुरू होगा संघ व राज्य, सॉरी पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक बचा है आगे का। अभी तो शुरू हुआ है, पूरा बचा है, तो हम लोग पढ़ते हैं। जिसको जो भी डाउट हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अनअकैडमी स्वदीप कुमार, आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए। और जो लोग जो ज्वाइन किए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पे आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये इसका आप सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक्सेस आपको अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। ये मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वही जिस पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक वगैरह शेयर कर सकता हूँ, अरे मतलब करता हूँ। और यहीं से आप मुझसे मैसेज के द्वारा बात भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। और दूसरा, ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप इसको जरूर फॉलो करेंगे, मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल लिंक को। ये जो प्रोफाइल लिंक है यहाँ पे रात को 9 बजे 9 PM से शुरू हो रहा है राज्यसभा टीवी, आरएस टीवी और लोकसभा टीवी के जो डिबेट्स हैं, ठीक है। आरएस टीवी और लोकसभा टीवी के जो डिबेट है वो हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इन दोनों को जरूर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स जो आपको अनअकैडमी में आपकी तैयारियों में मदद करेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। ये अपकमिंग सिलेबस है जो अनअकैडमी पे हर समय शुरू होते हैं, हर महीने शुरू होते हैं। आप लोग इसको देख लेंगे।
ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट अनअकैडमी का रेगुलर कोर्स होता है, ठीक है, रेगुलर कोर्स जिसमें डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल होता है। इसका जो 12 महीने का चार्ज है, 1 ईयर का, 12 मंथ का, 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपए में, प्लस कोर्स का 1 ईयर का। अगर वही 2 ईयर का आप लोग कोर्स लेते हैं, 24 महीने का, 2 साल का, तो 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट और फीस हो जाएगी 64,800 रुपए। ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा जो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये सारी चीजें प्लस कोर्स वाली तो रहेंगी ही, क्योंकि बेसिक रेगुलर क्लास होती है। दूसरा, आपको यहाँ पे पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका जो 12 महीने का प्लान है 69,500। कोड का इस्तेमाल, कोड है स्वदीप, SWADEEP, 10% डिस्काउंट, फीस होगा 62,550। वहीं जो लोग 24 महीने 2 साल के लिए आइकॉनिक लेंगे, उनका फीस है 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। तो ये सारे प्लान है। अगला है कि आप ऑप्शनल भी अब यहाँ से अलग से सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, ऑप्शनल की अलग से आप क्लास कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए जो लोग लेंगे 12 महीने का, उनका फीस है 27,500 रुपए। आप इस कोड का इस्तेमाल करिए, फीस में 10% डिस्काउंट, फीस होगी आपकी 24,750 में। जो लोग 24 महीने के लिए ऑप्शन लेंगे 40,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। तो ये सारे प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा, आप लोगों को पता ही होगा अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये 6 तारीख से शुरू हो चुका है। 6 दिसंबर से हर 14वें दिन होता है, हर संडे को होगा। हर 14 दिन पे जो संडे आ रहा है उस पे होगा, मतलब अगला होगा ये 20 दिसंबर को, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर इसमें ज्वाइन करिए। ये ऑनलाइन टेस्ट है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होगा। आपकी रैंकिंग जो आएगी, आपकी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के बेस पे आएगी। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए करना क्या है, आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे। अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे तो यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है उस पे जाएंगे। उसी पे जाएंगे तो आपको अनअकैडमी कम्बोट मिलेगा, आप इसको यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया आपकी इसमें रैंकिंग आएगी। इसका समय है सुबह 11 बजे से। तो एक टेस्ट हो चुका है 6 तारीख को, अगला होगा 20 दिसंबर को। हर 14 दिन पे अल्टरनेटिव संडे पे होगा। अगला है 20 दिसंबर 11 बजे। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है इसमें ये 45 मिनट का होगा। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 13 सेक्शन है। तो अभी एक सेक्शन हो गया है 6 को, अभी 12 सेक्शन बचे हुए हैं, ठीक है। 12 अभी टेस्ट बचे हुए हैं, 6 सेक्शन से इसमें सवाल आते हैं और हर अल्टरनेटिव संडे को होता है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे इस तरीके से। इसमें जो विनर होंगे उनका ये प्राइज भी है। फर्स्ट प्राइज एप्पल मैकबुक एयर, जो सेकंड नंबर पर रहेगा एप्पल आईपैड मिनी, जो थर्ड पे है एप्पल एयरपॉड। जो टॉप 100 रैंकर्स होंगे उन 100 लोगों को मिलेगा टॉप 100 में 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर। तो आप इससे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये तो प्राइज है ही, और प्राइज के साथ सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिएगा ये सारी चीजें। तो आज हम अपना पॉलिटी का सेक्शन शुरू करेंगे। और पॉलिटी में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 2-3 चीजें हो गई थी। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या चीजें हैं, क्या कह रहा है, क्या क्या पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या है आज का टॉपिक, संघ व इसके राज्य क्षेत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। इसमें बहुत ही आसान शब्दों में सब कुछ लिखा हुआ है। ये आपका पॉलिटी का एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और भी 2-3 बुकों को मिला करके ये मैं आप लोगों के लिए मैटर तैयार करके लाया हूं। तो ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए क्या कह रहा है इसमें, क्या क्या पॉइंट्स हैं। हमारा संविधान, ठीक है, भारत को राज्यों का संघ कहकर बुलाता है। हमारा जो संविधान है वो भारत को क्या कहता है, राज्यों का संघ। क्योंकि हमारा जो देश है भारत, ये राज्यों का संघ है। हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी राज्य हैं। तो आप लोगों को पता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हमारा जो संविधान है वो भारत को राज्यों का संघ कहकर बुलाता है। और संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में ही ये कहा गया है। आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, किसमें, अनुच्छेद 1 में ये बात कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ यह है कि
संघ का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि हमारे संघ में जितने भी राज्य हैं वो भारत के अभिन्न अंग हैं, वो भारत से अलग नहीं है। और भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी संधि या शर्तों का परिणाम नहीं है। ठीक है, जो हमारे भारतीय राज्य है या जो हमारा केंद्र है या जो राज्य है वो किसी संधि या शर्त की वजह से नहीं, एक अभिन्न अंग है। ये जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक भी, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिए क्या कह रहा है। हमारे संविधान की संरचना ही संघात्मक रूप में की गई है और संविधान सभा के प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग औपचारिक तौर पर किया था। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, वस्तुतः संविधान संरचना की दृष्टि से परिसंघ हो सकता है, किंतु हमारी विविधता में एकता का समावेश करने के कारण इसे राज्यों का संघ कहा जा सकता है। कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं लेकिन उसके बाद भी एकता। ठीक है, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तीन चीजों को ध्यान से रखिएगा। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है वो हमने देखा ही था अभी, तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है हमारे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। क्या अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कभी भी क्वेश्चन में आए कि राज्यों का संघ या भारत मतलब कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है, राज्य, तो जरूर ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 1 में राज्यों का जो संघ है वो अनुच्छेद 1। और परिसंघ तथा संघ प्रणाली में केंद्र के साथ राज्य का सम्मेलन होता है और दोनों में ही केवल अंतर इतना है कि जहां परिसंघ में राज्य केंद्र के साथ किसी संधि समझौते के तहत शामिल होता है तथा जब वह चाहे संधि से अपने को अलग कर सकता है, परंतु संघ के संदर्भ में राज्यों को यह स्वतंत्रता नहीं रहती कि वह जब चाहे संघ से अलग हो जाए। ये स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, राज्यों के पास जब चाहेगा संघ से अलग हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन संघ जब चाहेगा राज्य को अपने में मिला सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि जब राज्यों का गठन होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक, लेकिन राज्यों के पास ऐसा नहीं है कि वो संघ से अलग हो सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं देखते हुए चलिए। कि भारतीय संविधान के तहत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रकार के, 3 प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य का क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित या ग्रहण किए जाएं। जैसे संघ में केवल राज्यों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, वैसे क्षेत्र जो जिसको इनमें शामिल किया जाए, ये सारी चीजें। और क्या आगे कह रहा है, भारतीय संविधान में संघ को अपनाया गया है और परिसंघ जहां एक अस्थायी व्यवस्था होती है वहीं पर संघ एक अस्थायी व्यवस्था होती है। अपने कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और परिसंघ के तहत केंद्र निर्बल तथा राज्य सबल होते हैं, वहीं पर संघ के तहत केंद्र सबल तथा राज्य निर्बल स्थिति में होते हैं। और भारत संघ के तहत प्रत्येक राज्य क्षेत्रों का नाम तथा उनके तहत आने वाले क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत प्रथम अनुसूची में अनुबंधित किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है कि भारत संघ के तहत प्रत्येक राज्य क्षेत्रों का जो नाम है तथा उनके तहत जो आने वाले क्षेत्र है उन राज्यों में, वो सब का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 की प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 2 में देखिए राज्य के बारे में क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है राज्य के बारे में। अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। कौन? संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर संघ में, अनुच्छेद 2 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 2 के द्वारा यह नियम है कि संसद जो है वो कानून बनाकर संघ में यानी केंद्र में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। किसके अंतर्गत ये बात कहा गया है? आर्टिकल
2, अनुच्छेद 2। और इसके लिए सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसकी शक्ति संसद को प्रदान की गई है। इसकी शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 3 में देखिए क्या क्या चीजें कह रहा है। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 में कि अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी भी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण की शक्ति देती है। अनुच्छेद 2 क्या था? नए राज्यों के यहाँ पे गठन की बात कह रहा था। आप ध्यान से देखिए कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है, कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है संघ में, या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। वहीं पर अनुच्छेद 3 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 में कह रहा है कि संसद को किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करना, ठीक है, या दो राज्यों के क्षेत्र को मिलाना, ठीक है, या किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी राज्य के भाग को किसी भी क्षेत्र में मिलाना या उससे अलग करना, इन सब की शक्ति संसद को है अनुच्छेद 3 के तहत। जरूर ध्यान में रखेंगे। और संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है और साथ ही किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, घटाना हो, राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन करना हो या राज्य के नाम को बदलना हो, तो उन सब की शक्ति संसद को किसके तहत मिलती है? अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की गई है। क्लियर? आगे देखिए कि उपरोक्त प्रयोजनों के लिए राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। जो भी उपरोक्त प्रयोजन अभी अनुच्छेद 3 में हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 2 में पढ़ा, जो भी संसद के लिए शक्ति है, तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, उसके बिना ऐसा कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक। और दूसरा, यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र और उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है, तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा भी जाना चाहिए। ठीक है ना, कि जिस भी राज्य के बारे में बात है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पहले राज्य के पास, राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है। और भारत का जो राज्य क्षेत्र है का अध्ययन करना हो तो संविधान का संशोधन करना होता है। ठीक है। और किंतु यदि सीमा विवाद को निपटाया जाता है तो राज्य क्षेत्र का अध्ययन नहीं होगा। अगर किसी दो राज्यों की सीमाओं के बारे में कुछ भी विवाद चल रहा है तो उसको अगर निपटाना है तो फिर कोई उसमें अध्ययन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे करना है, राज्य क्षेत्र का अध्ययन मिलाना है संघ में, तो उसके लिए संविधान संशोधन। अतः कार्यपालिका को अधिकार दिया गया है इसके लिए अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका के पास दिया गया है। दो अनुच्छेद 3 है जो नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या है ये देखिए, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये आएगा अनुच्छेद 3। जरूर ध्यान में रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं। उससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। ठीक है, कि किससे संबंधित? राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित। ठीक है, संसद विधि द्वारा होगा। कैसे? कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों की मांगों को मिलाकर, ठीक है, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य की मांग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इस तरीके से नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया है। और देखिए, और संसद क्या करेगी? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है अनुच्छेद 3 के तहत, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य को नाम से भी परिवर्तित कर सकती है। तो सारी चीजें अनुच्छेद 3 के तहत है, ध्यान में रखिएगा। और क्या कह रहा है इसमें? परंतु इन सब के लिए कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के संसद में नहीं लाया जाएगा। ये जो पीछे जितनी भी प्रक्रियाएं हमने पढ़ी, नाम बदलना हो, क्षेत्र बदलना हो, नए राज्य का गठन या जो भी है, उन सब के लिए जो भी विधेयक बनेगा और राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। ठीक। और इसके साथ ही
प्रभावित राज्यों में से क्षेत्र, सीमाओं या नाम शामिल हैं और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विचार किया जाएगा। ठीक है, इन सब में जो भी प्रभावित राज्य हैं जिसके बारे में भी ये सारे चेंजेस लाने हैं वो राज्य शामिल है और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो समय सीमा दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति क्या है, जो भी राज्य संबंधित है उसके विधानमंडल में उस विधेयक को भिजवा सकता है और उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है, उसके अंदर ही विधानमंडल को उस पर विचार करना है। और यदि राज्य विधायिका उस निर्दिष्ट जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा के अंदर अपना मत नहीं देती है तो समय सीमा उसकी बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया है। और क्या क्या कह रहा है, राज्य विधायिका या उस विधेयक पर यदि अपना मत नहीं आया हो तो भी संसद को किसी सदन में संबंधित विधेयक को लाया जा सकता है और राज्य विधानमंडल द्वारा विचारार्थ तदुपरांत दिए गए सुझाव को मानना या न मानना पूर्ण रूप से संसद पर निर्भर करता है। यदि समय बीत गया, समय भी मिल गया और राज्य का जो विधायिका है, जो विधानमंडल उसका मत अगर उस पर नहीं आया है तो संसद फिर किसी भी सदन में इस विधेयक को, जो राज्य से संबंधित जो भी विधेयक है, चाहे सीमा बंटवारा या बढ़ाना, घटाना, नामकरण करना, मतलब नाम में परिवर्तन करना, इन सब चीजों को क्या करेगा कि वो संसद में फिर ले आएगा। उसके बाद अगर राज्य विधानमंडल अपने सुझाव को देगा तो वो मानना या न मानना वो केवल संसद पे डिपेंड है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो अगर उसका इच्छा होगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। क्लियर, आगे देखिए, अर्थात ऐसे सुझाव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, संसद बाध्य नहीं है, उसके ऊपर है, उसकी मर्जी तो मानेगा। और प्रस्तावित व स्वीकृत ऐसे विधेयकों में संशोधन करते समय प्रत्येक बार संबंधित राज्य विधानमंडल का मत मांगा ही जाए यह जरूरी नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर बार संबंधित राज्य के विधानमंडल से उसका मत माना जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है ये देखिए, आर्टिकल 4 में क्या बातें हैं। अनुच्छेद 4 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत नए राज्यों का गठन या उनके प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नामों में या क्षेत्रों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। क्लियर, जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए साधारण विधेयक की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है और इसको साधारण विधेयक की तरह ही साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 4 में भारतीय संविधान का स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो नए राज्यों के गठन या उनके प्रवेश या जो भी चेंजेज वगैरह हैं, इनके परिवर्तन के लिए जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। आगे देखिए कि भारतीय संविधान के तहत नए राज्यों का गठन सीमा क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन तथा अर्जित करने का उपबंध किया गया है, परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या उसे अंतरित करने का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है ना, ये भारतीय संविधान के तहत इन बातों को, सारी चीजों को ध्यान में रखिए। आगे देखिए, राज्य की परिभाषा क्या है, अब ये पढ़िए। संघ और राज्य क्षेत्र हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट था उसके लिए आर्टिकल 1 से 4 मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए राज्य की परिभाषा क्या है। संविधान के अनुच्छेद 12 के भाग 3 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का या राज्यों के संघ का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 1 में। लेकिन राज्य की अगर परिभाषा की बात करें, ये जरूरी है, ऐसे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा इन फैक्टों को, कि राज्य की परिभाषा की बात करेगा तो संविधान के अनुच्छेद 12 के भाग 3 के तहत बात की गई है। क्लियर, और कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, ये सब अनुच्छेद 12 भाग 3, और राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्या कह रहा है कि सभी निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास इत्यादि, ये सब राज्य की परिभाषा है, सब राज्य में। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि, ये सारी चीजें
और क्या कह रहा है, और इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है, जो मैंने आपको पीछे एबीसीडी पॉइंट बताया उसकी तरह। और इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। जो इकाइयां थी ओएनजीसी सेल वगैरह राज्य की, उनकी इकाइयों को अदालत में आप तभी चुनौती देंगे कि जब उनके द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन होगा एफआर का, तभी आप उच्चतम न्यायालय में दे सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी का जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, बतौर राज्य की संस्था, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। ठीक है, जो भी इकाइयां हो जो राज्य के संस्था के रूप में कार्य कर रही, चाहे ओएनजीसी हो, सेल हो, जो भी हो, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में ही आएगी। क्लियर। संघीय या केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में देखिए, ये क्या होते हैं संघीय या केंद्र शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, यूटी जो होता है क्या है, संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जहां पे जिन राज्यों में संघ का शासन है वो केंद्र शासित प्रदेश, उन्हीं को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। यूनियन टेरिटरी, जिनका शासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक, उपराज्यपाल एवं मुख्य आयुक्त के माध्यम से चलाता है। ये आयुक्त होगा ना, मुख्य आयुक्त के माध्यम से चलाता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी 9 है हमारे यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 9 हमारे यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यही वो चीजें हैं केंद्र संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त वहां पे प्रशासक भेजता है, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त। और अनुच्छेद 239 और 40 के अधीन इन क्षेत्रों के सुशासन के लिए विधि निर्माण भी राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है, कि और जो ये 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके जो हैं जो भी नियम कानून इसको चलाने से संबंधित जो भी है वो अनुच्छेद 239 और 40 में है, और ये कौन, राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है। जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़, इन सबों का जो मुख्य आयुक्त है उसके बारे में बात कर रहा है। और कोई भी राज्य और कोई भी अन्य राज्य क्षेत्र जो संधि या विजय द्वारा भारत अर्जित करता है वो भारत का संघ राज्य क्षेत्र होता है। और ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो भी भारत का कोई भी राज्य वो किसी प्रकार की संधि द्वारा या किसी प्रकार की विजय द्वारा भारत में शामिल होता है उसको यूनियन टेरिटरी ही कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। तो अभी हमारे 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं यूनियन टेरिटरी। अभी आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अभी इसमें नया शामिल किया गया है, नहीं तो इसके पहले 7 ही थे। क्लियर। और इसे संसदीय विधान के तहत भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, संसदीय नियम सारे लागू होंगे और भारत सरकार इसको डायरेक्ट प्रशासित करता है। और पुडुचेरी, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में भारत को समर्पित कर दिया था, 1962 तक अर्जित क्षेत्र के रूप में था और फ्रांसीसी संसद के अनुमोदन के बाद से 1962 में विधिवत भारतीय संघ क्षेत्र के अंग भी बन गए थे। ये बाकियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं। यूनियन टेरिटरी बनाने का कारण क्या है, यूटी केंद्र शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी बनाने का कारण क्या, दिल्ली जो है देश की राजधानी है इसलिए ये यूटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पुडुचेरी जो है ये पहले फ्रेंच कॉलोनी थी और ये इसको सांस्कृतिक विरासत है इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। दमन दीव ये भी पुर्तगाली कॉलोनी थी, वह सांस्कृतिक विरासत है इसलिए। दादर नगर हवेली भी पुर्तगाली कॉलोनी थी और जिसमें गोवा, दमन दीव ये सब आते हैं। ठीक है, इसलिए अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीपों का समूह है, इसको भारत में मिलाया गया। ये लक्षद्वीप अरब सागर खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी, ये 7 थे। अभी जो 2 जुड़े हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये 9 हो गए टोटल। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और राज्य गठन से संबंधित कुछ आयोग भी बनाए गए हैं। राज्य के गठन से संबंधित कुछ आयोग हैं, कुछ विभिन्न आयोग बनाए गए हैं। तो क्या है, पहला है धर आयोग। धर आयोग 27 नवंबर 1947 में गठित 4 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है, इसमें 4 सदस्य थे और 27 नवंबर 1947 में गठित थी एक कमेटी जिसका नाम है धर आयोग। ये राज्य से गठन संबंधित
ये आयोग है। दूसरा है भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया। भाषाई प्रांत जो आयोग जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को समर्थन भी किया गया भाषाई आधार पे। ठीक है। अगला है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति क्या है? इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी, ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू जे से, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, इस समिति के द्वारा। और पोट्टी श्री राम लुल्लू की मृत्यु के बाद आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन 1952 की घोषणा की गई थी। फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कब? 22 दिसंबर 1953 को बना राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसमें कौन? फजल अली अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो जरूर देख सकते हैं 1953 में ये 4 राज्य जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। ठीक। आयोग की सिफारिश क्या थी? ये जो आयोग वगैरह बनते थे जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग 53, 56 या जो भी बने, क्या थी इनकी सिफारिश? केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, ये आयोग की सिफारिश थी। और राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। और भारतीय संघ को 16 राज्यों व 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करना चाहिए। ठीक है। और आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया था, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। ये उस समय की बात है। ठीक है। राज्यों के मध्य विवाद क्या क्या होते हैं ये ध्यान से देखिए। राज्यों के मध्य विवाद किस किस टाइप के विवाद हैं ये हम लोग देखते हुए चलेंगे। बहुलवादी बहुसांस्कृतिक संरचना वाला भारतीय समाज राजनीतिक रूप से 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय इकाई है। हमारे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ बहुसांस्कृतिक है, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं और हमारा भारतीय समाज ऐसा ही है। हमारे भारतीय समाज में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके साथ एक संघीय इकाई है। जो राज्यों के मध्य जो बंटवारा या जो भी बंटवारा जो भी विवाद है इसके बारे में देखिए। भले ही ब्राइस महोदय ने परिसंघीय सरकार को दुर्बल कहा हो क्योंकि यहाँ शक्ति का बंटवारा होता है, लेकिन जैसे कि केंद्र और राज्य की शक्तियां अलग अलग इसलिए, लेकिन विविधताओं में एकता स्थापित करने वाली व्यवस्था के रूप में संघीय शासन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण राजनीतिक साधन है। एक कॉन्सेप्ट की वजह से आगे देखिए। और इतनी विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक रूप से 2 प्रकार के विवाद व्यवस्था के स्तर पर परिलक्षित होते हैं। क्या? 2 ही प्रकार के विवाद होते हैं। एक तो केंद्र और राज्य के बीच में भी विवाद हो सकता है, या राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो सकता है। या तो 2 स्टेट के बीच में विवाद होगा या केंद्र और राज्य के बीच में भी विवाद होगा, यही चीजें होंगी। आगे देखिए। और ये जो सारी इकाइयां हैं अपने अपने आंतरिक संपर्क शक्ति का भरपूर राजनीतिक उपभोग करना चाहती हैं और दूसरी ओर प्रत्येक राज्य के हित अलग अलग होते हैं और यही टकराव का मुख्य कारण भी है। यही सब सारी चीजें हैं टकराव का। क्या कह रहा है कि जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। और यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता है और इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। जैसे विवाद की प्रकृति क्या होती है देखते हुए चलिए कि किस तरीके के विवाद हो सकते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के विवाद विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन कई अन्य प्रकार के विवाद भी देखे जा रहे हैं। मुख्य विवादों में जो है वो सीमा यानी बॉर्डर लाइन, नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद देखे जाते हैं और अन्य तरह के विवादों में जैसे बिजली, भूमि पुत्र को लेकर, पेयजल संबंधी ये सब विवाद भी आते हैं। जो जनरल विवाद है वो राज्यों की सीमाओं और नदियों के जल के विषय में बंटवारे को लेकर होता है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य तरह के विवाद है जैसे बिजली को लेकर, भूमि पुत्र, पेयजल संबंधी क्या क्या है अभी आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं।
पहला है सीमा विवाद। तो सीमा विवाद में क्या क्या चीजें आएंगी ये देखते हुए चलिए। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। जो राज्य है, जो आपस में सटे हुए राज्य है, वो उनके जो जमीन का मुद्दा होता है, जो बॉर्डर लाइन का सीमा विवाद होता है, ये होता है। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही विवाद महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच बेलगांव को लेकर के है, और मणिपुर एवं नागालैंड के बीच सेनापति तथा जुक्रावेल क्षेत्र को लेकर भी इसी तरीके का विवाद है। ठीक है। और क्या क्या विवाद है, जैसे पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच का केवल सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को भी लेकर विवाद है, और चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय पे थे राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर सहमति बनी थी, और इनके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। और इसी तरह असम, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों के बीच भी लंबे समय से भी विवाद चल आ रहा है, जो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, ये ऐसे भी विवाद होते हैं। अब जैसे जल संबंधी विवाद है, पानी संबंधित विवाद है राज्यों के बीच में। नदी है, वो राज्य देख के थोड़ी ना बहेगी, वो तो कहीं से भी बहेगी, तो उससे भी विवाद होते हैं। क्या? जल संबंधी विवाद। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि तब यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कावेरी जल विवाद है। कैसे? वैसे तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 4 राज्यों, कहा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी तक विस्तृत है, लेकिन यह विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में प्रमुख रूप से, कावेरी नदी तो ये 4 राज्यों में बहती है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इस नदी के जल का विवाद चल रहा है। यद्यपि इस विवाद को सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण भी है। ठीक है, जल विवाद से संबंधित न्यायाधिकरण भी बनाया गया है, लेकिन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप इसमें करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को। जैसे नर्मदा जल विवाद है। ये देखिए, नर्मदा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में है, और गोदावरी नदी पर बावली परियोजना को लेकर के महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के बीच भी विवाद है, और इंदिरा सागर परियोजना को लेकर के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच इसी तरीके का विवाद चलता आ रहा है। ठीक है। और पेयजल से संबंधित विवाद है कि पेयजल से संबंधित विवाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बीच आए दिन होता रहा है, हमेशा होता रहा है। अभी कुछ साल पहले भी ऐसा कोई विवाद था, तो उधर से पानी की सप्लाई रोक दी गई थी, जो दिल्ली वगैरह एरियाज में पानी नहीं आ रहा था। ठीक है, आगे देखिए। बिजली विवाद क्या है राज्यों के बीच? ये राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के बीच आए दिन बिजली बंटवारा एवं वितरण से संबंधित विवाद होता रहा है हमेशा। और भूमिपुत्र एवं प्रवासी संबंधी क्या विवाद है, ये पढ़िए। कि महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा 60 के दशक में दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। और 1980 के दशक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रोजगार के अवसर सिर्फ कर्नाटक वासियों के लिए ही उपलब्ध होंगे। यहाँ हटाया था 60 के दशक में महाराष्ट्र में शिवसेना ने लोगों को, तो 80 के दशक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए कर्नाटक वासियों को ही केवल बोला था। तो ये जो क्षेत्रीयवाद की भावना, क्षेत्रीयता वाली आई, ये यहाँ से आई। आगे क्या कह रहा है कि 80 के दशक में ही उड़ीसा में मारवाड़ियों के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल द्वारा यूपी, बिहार के लोगों के खिलाफ बयान दिया जाना, जैसे भी कुछ दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल द्वारा या दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा ये सब बयान दिया गया था। ठीक है। और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को लेकर तो असम में हिंदी भाषियों के विरुद्ध की गई असंवैधानिक कार्रवाई, ये सारी चीजों को। ठीक है, कि जैसे अपने राज्य को अपना हिस्सा समझते हैं कि प्रवासी लोग वहां पे न आ सकें, ये संबंधी भी विवाद राज्यों के बीच चलते रहे हैं। और उपयुक्त
निम्नलिखित विषय ऐसे रहे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। नक्सल एवं विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों को लेकर ऐसे विवाद, पुलिस बल में आपसी समन्वय तथा घटना घटित होने के क्षेत्र को लेकर विवाद होते रहते हैं। और उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की इस प्रतिस्पर्धा युग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लेकर के झारखंड तथा उड़ीसा के बीच पास्को संयंत्र की स्थापना से संबंधित विवाद भी देखे गए हैं। तो इन विवाद है तो विवादों को निपटाने से संबंधित प्रयास भी किए गए हैं। क्या है प्रयास? ये देखिए कि किसी भी संघवादी व्यवस्था में संघीय इकाइयों के बीच सहयोग एवं सौहार्द आवश्यक है ताकि संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और यही कारण है कि सभी संघीय संविधान सौहार्द के कुछ नियम अधिकथित करते हैं जिनका संघीय इकाइयां पालन करती हैं, जैसे एक दूसरे के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख एवं न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता देना अनुच्छेद 261 के तहत, और अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का राज्य केंद्र के बीच विवाद के संबंधित विषय पर न्यायिक सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र और राज्य के बीच जो भी विवाद है उससे संबंधित विषय की सुनवाई करता है। अनुच्छेद 262 के तहत क्या है कि अंतरराज्यीय नदियों, जो इंटरस्टेट नदियां हैं, या नदी के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय का भी प्रावधान है। और इस आलोक में नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया गया है और वर्तमान में अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए एकल न्यायाधिकरण बनाने की बात भी की गई है। क्लियर? और क्या कह रहा है? अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का भी प्रावधान है राज्यों के विवाद के निपटाने के लिए, जिसे 1990 में सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य कार्य, ये जो सरकारी आयोग की अनुशंसा पे किया गया है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, इसका मुख्य कार्य क्या है कि विभिन्न राज्यों, राज्य केंद्र के बीच सामान्य हितों का अन्वेषण करना तथा उस पर संबंधित प्रभावी सलाह देना। और राष्ट्रपति ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय स्वायत्त शासन, परिवहन विकास परिषद का गठन भी किया है। ठीक है ना? इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है? और विवाद को निपटाने से संबंधित इसके अतिरिक्त कई न्यायाधिकरण का भी गठन किया गया है ताकि विवादों का निपटारा प्रभावी रूप से हो पाए। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 7वीं रिपोर्ट में नदी बेसिन संगठन का भी सुझाव दिया है जिसमें केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। ये सारी चीजें, ये सारा प्लान आप लोग जरूर देखिएगा। ये आज पॉलिटी का ये चैप्टर था, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कुछ विवाद, क्या क्या आयोग बने, क्या क्या चीजें, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे जरूर फॉलो कर लेंगे। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रोजाना एक क्लास 1 PM पे होती है इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।